नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पुस्तक वसंत में से एक नई कविता का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। कविता का नाम है भगवान के डाकिए और ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए पठन कार्य आरंभ करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसमें हम कुछ शब्दों का अर्थ जानते हैं कि उन शब्दों का क्या अर्थ है। सबसे पहला जो पैरा है, पहला जो पद्य है, उसकी आखिरी लाइन में एक शब्द आया है बाँचते हैं। तो बाँचते का मतलब होता है पढ़ते हैं। बाँचना यानी पढ़ना। ये शब्द पत्र लेखन से संबंधित है। पत्रों को पढ़ना यानी पत्रों को बाँचना। दूसरे पैरे में पहली पंक्ति में एक शब्द आया है आंकना। हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकते मतलब अंदाज़ा लगाते हैं, समझते हैं। ठीक है। और इसी दूसरे पैरे की चौथी पंक्ति में शब्द है सौरभ। सौरभ यानी सुगंध यानी खुशबू जो मिट्टी से या फूलों से निकलती है और जो अच्छी खुशबू जिसे हम महसूस करते हैं। उसकी अगली लाइन में शब्द है पांखों। पक्षियों की पांखों पर तिरता है। पांखें होती हैं पंख, पक्षियों के पर पंख, और तिरता यानी उसके ऊपर बरसता है या गिरता है। जब छोटी छोटी सी ड्रिजलिंग होती है, जैसे बूंदाबांदी कहते हैं किसी चीज़ का स्प्रे करना, तिरता है यानी उनके ऊपर पड़ता है, गिरता है। चलिए अब इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये किसी में भेदभाव नहीं करती। जिस तरह डाकिया एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, इसी तरह प्रकृति भी अपना संदेश मानव जाति तक पहुंचाना चाहती है। ये पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिए हैं और ये एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे भी, बड़े भी और बहुत बड़े भी। तो बहुत बड़ा देश जो है महादेश कहलाता है। जैसे भारत को हम महादेश कह सकते हैं। तो ये भगवान के डाकिए एक देश का संदेश जो है दूसरे देश में, एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि किसी देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। पक्षी तो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब कवि ये कहना चाहते हैं कि ये पक्षी क्या संदेश लेकर आते हैं हमें इसकी समझ नहीं लगती, लेकिन ये इनकी लाई हुई जो चिट्ठियाँ हैं, इनका लाया हुआ जो संदेश है, इनके लाए हुए जो पत्र हैं, वो कौन पढ़ता है, उसकी भावना को कौन समझ पाता है, उस संदेश की भावना को? प्रकृति के ही बनाई हुई चीज़ें। कौन सी? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। लेकिन मनुष्य नहीं समझता है। यही लोग प्रकृति का संदेश समझते हैं। मनुष्य क्या करता है? हम तो केवल यह आंकते हैं, ये समझते हैं, ये समझ पाते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब ये सुगंध किस माध्यम से आता है? लेके तो पक्षी आते हैं, लेकिन वो जिस देश की धरती से उड़ते हैं वहाँ की सुगंध उनके पंखों में समा जाती है। तो इस तरह उनके पंखों के द्वारा एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मान लीजिए भारत में जो हिमालय पर्वत है उससे जो हवाएं चलती हैं, हिमालय पर्वत की वनस्पति की सुगंध लेकर जो हवाएं चलती हैं वो जिस देश में आ जाएंगी वहाँ उस सुगंध को फैला देंगी। अगर मान लो हमारे पड़ोस में किसी के घर बगीचा है और वहाँ बहुत अच्छे फूल खिले हैं, हवा चल रही है, तो उनके बगीचे की खुशबू हमारे घर तक आ रही है,
तो इसी तरह एक देश की धरती की खुशबू, सुगंध जो है प्रकृति के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और ये सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। जब हवा चलती है तो उस खुशबू के कणों को अपने साथ बहा ले जाती है और वही खुशबू के जो कण हैं पक्षियों की पंखों पर तिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं। और इसी तरह जब एक देश के समुद्रों से पानी भाप बनकर उड़ता है और बादलों का रूप धार कर कहीं और जाकर बरसता है तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो सरहदें हैं, ये जो सीमाएं हैं, ये मनुष्य ने बनाई हैं। ईश्वर ने तो पूरी धरती बनाई है, उसको टुकड़ों में मनुष्य ने बांटा है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती, मनुष्य ही है जो सरहदों को जन्म देता है। आपस में मेरा तेरा, ये मेरा देश, ये तेरा देश जैसी भावनाएं अपने मन में लाता है, अपने पराये का एहसास करवाता है। लेकिन पक्षी जो हैं उनका कोई अपना या पराया देश नहीं होता। धरती की सुगंध की कोई अपनी पराई सीमा नहीं होती और ना ही किसी देश का पानी दूसरे देश के लिए पराया होता है। प्रकृति सबको एक ही नज़र से देखती है और सबको एक जैसा बांटती है। अपना जो ब्लेसिंग्स हैं, अपना जो आशीर्वाद है, एक जैसा सब में बांटती है। अगर बरसात होती है तो ये सोचकर नहीं होती कि मुझे इस देश में होना है या दूसरे देश में नहीं होना। सूर्य है वो निकलता है तो सारी दुनिया को एक जैसी गर्मी, एक जैसी गर्माहट और उजाला देता है। इसी तरह चाँद निकलता है तो पूरी दुनिया में एक ही चाँद दिखता है। तो कहने का भाव है कि जो प्रकृति है वो अपना संदेश मानव जाति तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन मानव इसे नहीं समझता। प्रकृति के बनाए हुए पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इस चीज़ को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उम्मीद है आपको कविता का भाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में तस्वीर के सहित लिख लेंगे। कविता भी लिखेंगे और तस्वीर भी बनाएंगे। आज का कार्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कल हम इसके शब्दार्थ और इसका सार जो है वो पढ़ेंगे।